वेलकम टू एफएमएन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे अपना। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लास्ट में हमने इस चैप्टर की क्या पढ़ा था, मतलब जो फर्स्ट पार्ट हमने इसका किया था उसके लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने जो उनके बिग नेबर्स थे उन्होंने उनकी जो हैंडमिल थी उसको उन्होंने तोड़ दिया था गुस्से में, क्योंकि जब वो चाह रहे थे कि जो भी वो पाइल्स में डाल रहे हैं, राइस वगैरह डाल रहे हैं, वो सब गोल्ड में चेंज हो जाए, तो वो गोल्ड की बजाय वो सब मतलब कीड़े मकोड़ों में बदल गया था, है ना। तो उन्होंने गुस्से में उसको पूरा चॉप कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। तो अब देखिए क्या होता है। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि इस बात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि जब वो उनसे हैंडमिल लेकर गए थे, तो इस बात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। तो अब गुड मैन जो है वो सो रहे थे, दोबारा से उनको ख्वाब आया। उस ख्वाब के अंदर जो डॉग की स्पिरिट थी, यानी उनका जो पेट डॉग था, उसकी जो स्पिरिट थी, उसकी जो आत्मा थी, वो उनसे बात कर रही थी। ठीक है, वो उनको ये भी बता रही थी कि किस तरीके से वो जो विक्ड पीपल यानी जो लालची लोग हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने पूरी की पूरी मिल को जो पाइन ट्री से बनाई गई थी उसको जला रहे हैं, वो उसको तोड़ दिया है उन्होंने। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि वो उसको तोड़कर उसको जो है जला रहे हैं बॉन फायर की जगह पर। तो अब उसने ये कहा था कि अब आप जाइए और जाकर के जो है उससे जो भी राख है, उसकी जलने के बाद जो राख बचती है, एशेस बोलते हैं बेटा उसको, वो उससे ले लीजिए। ठीक है, और लेने के बाद क्या करिएगा, जो आपके विदर्ड ट्रीज हैं, विदर्ड का मतलब होता है बेटा यानी जो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, यानी अब ना उसमें पत्ते हैं ना फूल है, कुछ भी नहीं है ना, खाली खाली जो है, तो उनके ऊपर उसको स्प्रिंकल कर दिएगा उस राख को, मतलब ऐसे उनके ऊपर फेंक दिएगा उस राख को। ठीक है, तो वो दोबारा से जो है वो ब्लूम कर जाएंगे, ब्लूम यानी दोबारा से खिल जाएंगे, है ना, हरे भरे हो जाएंगे। ये डॉग स्पिरिट ने उनसे कहा। The old man awoke and went at once to his big neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. तो वो कह रहे हैं कि वो जो ओल्ड मैन था वो सुबह को उठा, यानी जो अच्छे वाले जो ओल्ड मैन थे वो सुबह को उठे और जाकर के उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने बिग नेबर्स के यहाँ पर गए। ठीक है, जहाँ उन्होंने क्या पाया कि वो क्या कर रहे हैं, तो जो ओल्ड मिजरेबल ओल्ड पेयर था वो जो है अपने फायर प्लेस के किनारे पर बैठा हुआ है, यानी क्योंकि बेटा ये जापानीज स्टोरी है तो वहाँ पर ठंड बहुत होती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ना वो आग जला करके बैठे हुए हैं, मिडिल में फ्लोर के मिडिल में आग जल रही है और उसके साइड पे बैठे हुए हैं वो। ठीक है, और साथ साथ वहाँ पर इसमें स्मोकिंग भी कर रहे हैं और स्पिनिंग भी कर रहे हैं, यानी कुछ बुन भी रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम, और वो क्या कर रहे हैं, बीच बीच में अपने हाथ भी उस आग से सेक रहे हैं। ठीक है, और अपने पैरों को भी वो जो है गर्म कर रहे हैं, और जो ब्लेज उसमें से निकल रही है, जो लपटें उसमें से निकल रही है, उससे वो अपने हाथ पैर सेक रहे हैं बीच बीच में। Some tidbits of the mill while behind them lay a pile of the broken pieces. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आग हल्की होती है तो वो उसके अंदर कुछ tidbits बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं बेटा, इस टुकड़ों को, छोटे छोटे, है ना, तो मिल के टुकड़ों को उसके अंदर डाल देते हैं, और उनके पीछे जो है काफ़ी एक बड़ा सा पाइल है, पाइल बोलते हैं ढेर लगा हुआ है टूटे हुए टुकड़ों का, मिल के टूटे हुए टुकड़ों का। The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. तो कह रहे हैं कि अब जो गुड ओल्ड मैन था उसने बहुत ही हम्बली यानी बहुत ही नम्रता से जो है कहा, ये लाओ वो एशेस मुझे दे दो। हालांकि चीज़ उनकी है वो, ठीक है, उन्हें गुस्सा करना चाहिए कि तुमने मुझसे एक तो चीज़ ले ली, वो उसमें तो उसको तोड़ दिया, ऊपर से जला भी रहे हो, है ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो उनसे कहा, उन्होंने खामोशी से बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा कि मुझे ये जो एशेस है यानी जो राख आपकी जल रही है आप मुझे दे दीजिए। तो जो कॉबेटस कपल था, यानी मुझे लालची लालची जो दोनों थे, उन्होंने बड़े नाक चढ़ाकर उनको देखा, यानी गुस्से से मुंह सिकोड़कर देखा, उनको भवें सिकोड़कर देखा अपना, जैसे कि, और डांटने लगे उस वाले आदमी को, यानी गुड ओल्ड मैन को डांटने लगे जैसे कि वो कोई एक चोर हो, हालांकि वो अपनी चीज़ देने के लिए आए थे। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस। उन्होंने सोचा कि वैसे भी क्या मांग रहा है हमसे, राख ही तो मांग रहा है ना, और वैसे भी हम राख का करेंगे क्या, तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है, तो अपनी बास्केट जो है वो भर लो ऐश से, ठीक है, यानी राख से। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. तो कह रहे हैं जब वो घर वापस आए गुड ओल्ड मैन, तो वो अपनी वाइफ को लेकर के अपने गार्डन में गए, तो क्योंकि अब सर्दी आ चुकी थी तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बिल्कुल बेयर हो गया था, यानी बंजर हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें कोई फ्लावर्स नहीं है ना, हाँ, तो ऐसा ही हो गया था ये। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि वो जो है उसको लेकर के अपनी वाइफ को लेकर के वो गार्डन में आया, और गार्डन में आकर के उन्होंने क्या करा,
तो वो पूरा पेड़ उनका बंजर हो चुका था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है एक पिंच यानी एक चुटकी लेकर के उस राख की और उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दी, ठीक है ना। और फिर वो क्या देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जो पेड़ था वो ब्लॉसम, वो यानी पूरा ब्लूम हो गया, यानी उसमें पूरे के पूरे में फूल खिलाए पिंक पिंक कर के। और पूरी की जो हवा जो हवा चल रही थी उस वक्त वो बिल्कुल इस फूलों की स्मेल से भर गई, यानी बहुत ही प्यारे से खुशबू आने लगी एकदम से, ठीक है। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। तो कह रहे हैं पूरी की पूरी जो खबर थी पूरे गांव में फैल गई और इसी वजह से सब जो है बहुत चौंक गए, बहुत वंडर में आ गए। यानी वंडर में यानी एक जैसे एक ऐसी चीज़ तो नहीं हो सकती लेकिन वो हो गई है ना, तो बहुत ज़्यादा चौंक गए और सब उस चीज़ को देखने के लिए आए, ठीक है। द कॉपर्टस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल्क कैप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। तो अब कह रहे हैं जो कॉपर्टस कपल था उसने भी ये सुना, अब उनके पास भी तो वो वाली ऐश थी, यानी वो राख उनके पास भी थी। तो उन्होंने क्या करा, वो सारी जितनी बची हुई राख थी उस सबको उन्होंने अपनी इकट्ठा कर लिया, उस मिल्क की राख को अपने पास इकट्ठा कर लिया और ये सोचा कि अब वो भी क्या करेंगे, जितने भी विदर्ड ट्रीज हैं उन सबको वापस से ब्लॉसम कर देंगे, यानी जितने भी बंजर पेड़ हैं उनको वापस से हरा भरा कर देंगे वो। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेम्यू वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर village set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अभी कह रहे हैं कि उस गुड ओल्ड मैन ने ये सुना कि उनके यहाँ पर मतलब उनके गांव से जो है ना एक वो निकलने वाला है, एक जिससे काफिला निकलने वाला है, जिससे काफिला होता है ना ऐसे, तो उसके अंदर वो काफिला जो है वो राजा का है। राजा से मतलब ये है कि बहुत बड़े जमींदार जो लोग होते हैं तो उसको ये डेमियो बोलते हैं, है ना। तो अब ये जो ज़्यादा बड़ा होता है उसी को फिर सब क्या करते हैं, इनके हिसाब से जो है वो उसको अपना मतलब जैसे लॉर्ड मान लेते हैं, यानी अपना ईश्वर मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं उनको पता चला कि वो यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी बास्केट ली गुड ओल्ड मैन ने और वो वहाँ पर चले गए जहाँ से ट्रेन जाने वाली थी, ठीक है। और वहाँ पर जाकर के वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए जो बिल्कुल विदर्ड था, विदर्ड चेरी ट्री था, यानी बिल्कुल बंजर चेरी का पेड़ था, और उस पर चढ़ गए और वहीं से वो काफिला होकर गुजरना था, ठीक है, उसी पेड़ के नीचे से। Now in the days of the daimyos, it was a custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. तो अब कह रहे हैं कि उस ज़माने में ये रिवाज हुआ करता था कि जब भी डेमियोस उस किसी भी रास्ते से गुजरते थे तो वहाँ पर एक रिवाज था, एक कस्टम था वहाँ पर कि वहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो वफादार लोग होते थे वो अपनी अपनी विंडोज़ को शट कर लिया करते थे, यानी जिसकी भी विंडोज़ खुली होती थी वो अपनी विंडोज़ को बंद कर लेते थे, ठीक है। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर। और कह रहे हैं वो जल्दी जल्दी क्या करते थे, उसके ऊपर पेपर लगा दिया करते थे, जैसे ग्लास विंडोज होती है तो उसके ऊपर पेपर लगा दिया करते थे, ठीक है। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। तो अब कह रहे हैं जैसे ऊंचे ऊंचे घर होते हैं तो काफिला तो जमीन पे ही चलेगा, ठीक है। तो जो ऊंचे घर है उनके ऊपर जो विंडोज है तो उनको वो बंद करके उसके ऊपर पेस्ट कर लिया करते थे पेपर को, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई जो इनके लॉर्ड है, जो इनके डेमियो है वो नीचे चल रहे हैं और लोग जो है वो ऊपर से उनको झाँक कर देख रहे हैं, ये एक बेइज्जती की बात मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग जो है वो सब खिड़कियाँ वगैरह बंद कर लेते थे। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. तो कह रहे हैं और जो लोग सड़कों पर हुआ करते थे वो क्या करते थे, जैसे पता चलता था कि भाई डेमियो आने वाले हैं या वो उनका काफिला सामने से आ रहा है तो वो क्या करते थे, घुटनों के पास झुक जाया करते थे और अपने हाथों को भी जमीन पर रख लिया करते थे, ठीक है। और ऐसे ही रहते थे जब तक कि पूरा काफिला गुजर नहीं जाता था। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. तो कह रहे हैं जैसे ही ट्रेन करीब आने लगी तो एक बहुत ही लंबा सा एक कॉम्पिटेंट मैन, जैसे कि समझ लिया आप, जैसे बॉडीगार्ड टाइप होता है ना, वो एक आदमी था, वो बाहर की तरफ आया और उसने आकर के आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि सब जो है वो अपने घुटनों पर झुक जाए, है ना। तेज तेज उसने बोलना शुरू कर दिया और सभी लोग जो थे वो सब झुक गए जब तक कि प्रोसेशन पास ना हो जाए, ठीक है, तब तक के लिए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो कह रहे हैं कि अचानक से उस लीडर ने क्या देखा कि वहाँ पर एक मतलब कोई एक एजिड आदमी है जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। यानी अभी तो देखिए कितनी ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो गई कि जब सबको घुटनों पर झुक रहा है तो कोई आदमी पेड़ पर चढ़ रहा है। तो अब उसको बुलाने वाला था गुस्से में, लेकिन उसने सोचा कि ये बहुत ही बूढ़ा आदमी है, अब मैं इसको क्या मतलब डांटूँ, क्या शोर मचवाऊँ, ठीक है। तो इसलिए वो चुपचाप से उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं करा, ठीक है, और जाने दिया। So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. तो कह रहे हैं कि जैसे ही डेमियो की जो पैलंक्विन थी, पैलंक्विन बेटा डोली को बोलते हैं। अगर ये ट्रेन की बात हम करें तो यानी ट्रेन का डिब्बा है ना, ये जिस ट्रेन के डिब्बे में वो बैठे थे वो जब करीब आया उस पेड़ के,
क्योंकि ट्रेन के डिब्बे में ऐसा तो है नहीं कि वो सबसे स्टार्टिंग में बैठेंगे ना, सबसे लास्ट में वो बीच में बैठते हैं। पहले भी कुछ बॉडी गार्ड्स होते हैं, बाद में भी कुछ बॉडी गार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जैसे ही वो डब्बा पेड़ के नीचे की तरफ आया, नीचे आया पेड़ के, तो वो गुड ओल्ड मैन ने क्या करा, अपनी जो एक ऐश मतलब ऐश की जो एक पिंच ली और पूरे की पूरे पेड़ पर उन्होंने फैला दी, स्कैटर कर दी। और जैसे ही वो स्कैटर हुई वैसे ही क्या हुआ, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ब्लॉसम हो गया, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो फूलों से भर गया। द डिलाइटेड डेमियो ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. तो कह रहे हैं कि अब इस बात से जो है डेमियो बहुत खुश हो गया, क्योंकि किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं होती है ना कि इतनी ठंड के मौसम में, क्योंकि जापान में बहुत ठंड होती है बेटा, तो जब बर्फ से वो सारे पेड़ ढक जाते हैं तो उनके अंदर सारे लीव्स और फ्लावर्स खत्म हो जाते हैं। तो अब उसने ऐसा क्या किया है कि मतलब एक पिंच से ही जो है पूरा का पूरा पेड़ वापस फूलों से लद गया, ठीक है। तो डेमियो ने ऑर्डर किया कि ट्रेन को रोका जाए, ट्रेन को रोका गया और उसने जो है वो उसको इस चौंकाने वाली चीज़ को देखने के लिए ट्रेन से बाहर आया, ठीक है। उसने जो है डेमियो ने आवाज़ लगा कर जिस भी तरीके से उस आदमी को नीचे बुलाया और उसका बहुत शुक्रिया अदा करा, ठीक है। और ये कहा कि भाई इसको बहुत सारे प्रेजेंट यानी बहुत सारे तोहफे दिए जाएँ। तो उसको बहुत सारे सिल्क रोब्स यानी जो सिल्क का क्लॉथ होता है ना कपड़े बनाने के लिए, वो दिया उसको। स्पॉन्ज केक दिए, पंखे दिए, जापानीज जो है वो फैन का यूज़ करते हैं वो दिए उसको, ठीक है। और उसके अलावा और बहुत सारे उसको रिवॉर्ड्स, बहुत सारे इनाम दिए गए और साथ साथ उसको अपने महल में उसने इन्वाइट भी किया, ठीक है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो कह रहे हैं कि वो जो ओल्ड मैन था, बहुत मतलब गुड ओल्ड मैन जो थे, वो बहुत खुशी खुशी जो है अपने घर गए और सारी की सारी बात उन्होंने अपनी वाइफ से शेयर की। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो आप कह रहे हैं जब ग्रीडी मैन ने सारी बातें सुनी तो उसने भी सोचा चलो मैं भी ऐसे ही करूँगा ताकि मुझे भी बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले, है ना। तो उसने क्या करा, वो अपनी मैजिक एशेस ली, क्योंकि उसके पास में तो वो एशेस थी, तो वो उसने मैजिक एशेस ली और उसके बाद वो चला गया वहाँ पर हाईवे पर चला गया, जहाँ पर वो जाकर के इंतजार करने लगा कि डेमियो की जो ट्रेन है वो यहाँ से कब गुजरेगी, ठीक है। अब वो नील डाउन तो उसने नहीं किया, यानी वो घुटनों के बल तो नहीं बैठा करके वो पेड़ पर चढ़ने लगा ताकि वो भी क्या करे, वो विदर्ड चेरी ट्री को वापस से ब्लॉसम कर दे। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. तो कह रहे हैं कि जब डेमियो का जो पैरंगी थी वो उस पेड़ के नीचे आई तो उसने क्या करा, उस ग्रीडी नेबर ने एक पूरा का पूरा मुट्ठी भर करके राख उस पेड़ पर डाल दी, ठीक है। और जिसने कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज रहा जैसा था, बल्कि और नुकसान क्या हुआ, द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। तो आप कह रहे हैं कि उससे क्या हुआ, यानी जो उन्होंने धूल भर के डाली थी तो हवा की वजह से सारी की सारी सबकी आंखों और नाक में चली गई, खास करके डेमियो की वाइफ की, और डेमियो की आंख में चली गई, ठीक है। तो वो छींकने लगे, सब मतलब एकदम गला बंद हो गया, इस तरीके से सब कुछ एक अजीब सी सिचुएशन हो गई। कहाँ सारा पॉम्प एंड शो का मतलब होता है बेटा, यानी धूम धड़ाके के साथ पूरा प्रोसेशन निकल रहा था, तो सब एकदम तबाह बर्बाद सा हो गया, क्योंकि सब छींकने लगे, खांसने लगे, ठीक है। तो सारी की सारी जो डिग्निटी थी वो सब खराब हो गई उस प्रोसेशन की। द मैन हुज बिजनेस इज इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर। तो आप कह रहे हैं कि वो आदमी जिसका ये काम था कि वो सबसे ये कहता था कि भाई आपको घुटनों पर झुक जाइए, घुटनों पर झुक जाइए, ऐसे। तो उसी आदमी ने क्या करा, उसी आदमी ने उस आदमी को वहाँ से छत पे से पेड़ पे से उतारा, है ना, घसीटते हुए उतारा, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। तो आप कह रहे हैं कि पेड़ पे से उतार कर घसीटता हुआ लेकर आया वो उसको, और उसने ला करके उसको जमीन पर यानी रोड पर पटक दिया, साथ में उसकी बास्केट को भी। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको बहुत मारा और उसको मरने के लिए छोड़कर वहाँ पर चले गए। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a great old age. कह रहे हैं कि फिर इस तरह जो ओल्ड विक्ड मैन था, यानी जो लालची आदमी था, वो वहीं पर ही मिट्टी में मरा पड़ा रहा, लेकिन जो काइंड फ्रेंड था डॉग का, उसने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी, यानी वो काफ़ी बुरा तो था लेकिन बाकी की जो ज़िंदगी उसकी थी वो बहुत ही सुकून और शांति में गुजार दी, और वो और उसकी वाइफ जो है वो एक ग्रीन ओल्ड एज गुजार रहे थे। तो ग्रीन ओल्ड एज का मतलब होता है बेटा हेल्दी, एक्टिव और प्रॉस्पेरस। हेल्दी मतलब सेहतमंद, एक्टिव मतलब यानी हर काम, जैसे वो बूढ़े तो है लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी लाइफ अपना एक्टिव रहे, और प्रॉस्पेरस यानी खुशहाल रहे। आपने देखा होगा कि हमारे फ्लैग के अंदर ग्रीन कलर भी है ना, तो हमारे फ्लैग के अंदर जो ग्रीन कलर है उसका मतलब भी यही है
इट मीन्स ग्रीन कलर का मतलब ये है प्रॉस्पेरस, है ना, यानी समृद्ध, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप। तो चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है आपका। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि जब भी कोई इंसान लालच करता है तो उसको उसका फल अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे हों, अच्छे ही हों, यानी हमारा दिल ही अच्छा हो। जब हमारा दिल अच्छा होगा तो फिर हमें दिखावा नहीं करना पड़ेगा, और जब हम दिखावा नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ बुरा भी नहीं होगा। ना हमें लालच करना चाहिए और ना ही दिखावा करना चाहिए, ठीक है बेटा। देखिए ये आपकी जो राइटर है वो है विलियम एलियट ग्रिफिथ्स। ये एक जापानीज टेल है। जापानीज टेल मतलब टेल बोलते हैं बेटा कहानियों को, ऐसी कहानियाँ जो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन जो भी बात है कि इससे हमें सीखने को मिलता है, ठीक है बेटा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का जो काम दिया था वो आपने कर लिया होगा। प्रॉपर बुक नेम, चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम, पार्ट वगैरह डालकर आपने फर्स्ट उसके वर्ड्स मीनिंग किए होंगे, और उसके बाद आपने उनको हिंदी में भी लिखा होगा, और साथ में एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था वो भी लिख लिया होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को भी इसी तरह करेंगे। अब आप पार्ट सेकंड डाल दीजिएगा। पहले आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं ऐसे साइड में, है ना, इंग्लिश टू हिंदी आपको लिखना है। उसके बाद अब इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए इसे क्वेश्चन आंसर तक चलते हैं बेटा। पहले मैं आपको इसे क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट है द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तो ये कह रहे हैं कि ओल्ड फार्मर जो है वो एक बहुत ही काइंड पर्सन थे। काइंड यानी बहुत दयालु, बहुत रहमदिल थे। आपको लेसन के फर्स्ट 2 पैराग्राफ से इस बात के क्या सबूत मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। उसके बाद सेकंड है व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। तो आप कह रहे हैं डॉग ने क्या किया था फार्मर को उस छुपे हुए सोने तक ले जाने के लिए, ठीक है ना, ये बताना है आपको। उसके बाद थर्ड है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। तो कह रहे हैं कि डॉग की स्पिरिट ने, डॉग की आत्मा ने सबसे पहले फार्मर की मदद किस तरह की थी। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इसी का इसके 2 पार्ट्स में है बेटा ये वाला क्वेश्चन। हाउ डिड हेल्प हिम नेक्स्ट, कह रहा है उसके बाद उसने उसकी दोबारा से किस तरह मदद की थी, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए व्हाई डिड द डेम्यू रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। बेटा ये वाला क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लंबा है, तो इसको आप जो है ना कट कर दीजिएगा, हम सिर्फ थर्ड तक करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है आपका, जिसमें हमें 2 एविडेंस देने हैं उसकी काइंडनेस के, है ना, गुड ओल्ड मैन की काइंडनेस के 2 एविडेंस देने। तो देखिए जरा क्या है इसका आंसर। द फर्स्ट पैराग्राफ सेज दैट द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग एज इफ इट वर देयर ओन चाइल्ड। They used to feed him pieces of fish with their own chopsticks and offered him boiled rice. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि वो ओल्ड कपल जो है वो बहुत ही काइंड है, वो अपने डॉग को इस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह की वो उनका ऐसा लगता है जैसे वो उनका खुद का ही बेटा है, ठीक है ना। और वो उसको जो है अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, फिश के पीसेस खिलाते हैं अपनी ही चॉपस्टिक से, ठीक है, और उसको बॉइल्ड राइस भी देते हैं। द सेकंड पैराग्राफ सेज दैट द ओल्ड मैन ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। Both these instances prove that the old man was a kind person. तो कह रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है, सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि ओल्ड मैन जो है वो सॉर्ड बना दिया करते थे। सॉर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, सॉर्ड का मतलब होता है यानी जमीन के अंदर ना वो ऐसा गड्ढा कर देते हैं, है ना। गड्ढा जब करते थे जमीन के अंदर से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो वो बर्ड्स के खाने के लिए होते हैं, तो वो एक पर्पसली उसको खोद दिया करते थे वहाँ से, ताकि जो बर्ड्स हैं वो उनको खाना मिल जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही इंस्टेंसेस जो है हमें इस बात का प्रूफ देते हैं कि ओल्ड बन जो था वो काफ़ी काइंड पर्सन थे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड का जो आंसर है, सेकंड का क्या आंसर है आपका, सेकंड का आंसर था क्वेश्चन क्या था उसका कि डॉग ने किस तरह बताया गोल्ड के बारे में उसको, है ना। तो देखिए क्या है, द डॉग केम रनिंग टुवर्ड्स द फार्मर, इट केप्ट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विद इट्स हेड। So it kept on whining and running to and fro and directing towards the spot behind him until the farmer followed it to the spot and found the treasure. तो आप कह रहे हैं कि डॉग जो है ना वो दौड़ता हुआ फार्मर के पास आया, उसने अपने पंजों को उसके पैरों पर रख दिया, फार्मर के पैरों पर रख दिया, ठीक है, और वो अपने सर को ऐसे हिलाता रहा, और उसने ना मतलब वाइनिंग एंड रनिंग को मतलब कुछ बेचैन सा था, कुछ आवाज़ें निकाल रहा था जैसे कि डॉग्स निकालते हैं आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था, और आगे पीछे दौड़ रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे पीछे टहल रहा था, मतलब बेचैनी में टहल रहा था वो डॉग। और वो अपने मालिक को यानी उस फार्मर को कोई ऐसी दिशा, कोई ऐसा स्पॉट दिखाना चाहता था अपने पीछे, जहाँ पर जब तक कि फार्मर ने उसको फॉलो नहीं किया और उसको स्पॉट नहीं मिल गया जहाँ पर उसको खजाना मिलना था, तब तक वो ऐसा ही करता, ठीक है बेटा। तो इस तरह उसको गोल्ड का पता चल गया था। तो इसके बाद थर्ड आंसर देखिए, थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये कहा गया था कि डॉग की स्पिरिट ने फर्स्ट टाइम कैसे हेल्प की थी उसकी, ठीक है, किस तरह हेल्प की थी। The spirit of the dog came in the farmer's dream and first asked him to chop the pine tree and make mortar and handmill out of it.
When the farmer followed the instructions of the spirit of the dog, he received heaps of gold. तो स्पिरिट ने, डॉग की स्पिरिट ने उसके ख्वाब में आकर ये कहा था कि आप क्या करें, आप जो है ना पाइन ट्री, यानी जो मेरे कब्र के ऊपर पाइन ट्री बना हुआ है उसको आप चॉप करें और चॉप करके उससे एक मोटर और हैंडल बनाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है फार्मर ने ऐसा ही किया जैसे जैसे डॉग की स्पिरिट ने उससे कहा था। तो जब उसकी बात उसने मान ली थी तो उसको बहुत सारा गोल्ड मिला, यानी हीप्स ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड के अंबार मिले उसको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सेकंड टाइम में उन्होंने कैसे हेल्प की डॉग की स्पिरिट ने। The dog's spirit again came in the farmer's dream and told the farmer to collect the ashes of the mortar and the milk from the pig neighbors and sprinkle it on the dry trees, and they will blossom. The farmer did this in front of the daimyo and was awarded with lavish gifts. तो अब बता रहे हैं कि जो डॉग की स्पिरिट थी वो दोबारा से जो है उनके ख्वाब में आई, फार्मर के ख्वाब में आई और आकर के उन्होंने फार्मर से ये कहा, उसने ये कहा फार्मर से कि आप क्या करें, मॉर्टर और मिल्क की जो जितनी भी राख है उस सबको आप उस पिग नेबर से जाकर ले लें और उसके बाद जो विदर ट्रीज है उनके ऊपर उसको स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। तो ऐसे ही, और उसके बाद जो विदर ट्रीज है वो जो बेयर हैं जो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं वो वापस से ब्लॉसम हो जाएंगे, नहीं दोबारा से खिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फार्मर ने ऐसा ही किया। डेम्यू जब वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने ऐसा किया, तो उसके बाद डेम्यू ने खुश होकर उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए और लेविश गिफ्ट्स दिए। लेविश यानी बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ये आपको कॉपी में करने हैं प्रॉपर्ली क्वेश्चन उतार के, फिर उसके बाद आंसर्स लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वर्किंग विद लैंग्वेज के अंदर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, यानी वो वर्ड्स या जिनसे मतलब जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसको आप ये भी कह सकते हैं WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स भी आप इनको कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, व्हाट, हु, वेयर, ये टोटल 9 होते हैं बेटा, ठीक है। अभी आगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से। चलिए देखते हैं। अब कह रहे हैं कि व्हाट आस्क्स अबाउट एक्शंस थिंग्स। व्हाट जो है जब सेंटेंस में होगा व्हाट, तो ये किसके बारे में पूछ रहा होगा, एक्शंस के, थिंग्स के, चीज़ों के बारे में पूछ रहा होगा, है ना। हु आस्क्स अबाउट पीपल, हु जो है वो किसके बारे में पूछता है, वो लोगों के बारे में पूछता है, जैसे हु आर यू, आप कौन है ना। तो इस तरीके से। विच आस्क्स अबाउट पीपल और थिंग्स, विच जो है वो पीपल और थिंग्स के बारे में पूछता है। वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस, वेयर मतलब जब भी वेयर, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी वो जगह के बारे में पूछता है ना। वैन आस्क्स अबाउट टाइम, वैन के बाद जब भी आप करेंगे तो टाइम का जिक्र होगा उसके अंदर, ठीक है। वाई आस्क्स अबाउट रीजन और पर्पस, वाई पूछता है किसी भी काम के रीजन को या किसी भी काम के मकसद को, ठीक है ना। हाउ आस्क्स अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री, हाउ जो है वो पूछता है किसी भी मीन्स को, मैनर को और डिग्री के बारे में पूछता है। हुज आस्क्स अबाउट पोजीशंस, और हुज जो है वो पूछता है पोजीशंस के बारे में, जैसे हुज पेंसिल इज दिस, यानी ये किसके पोजीशन की है, किसके पोजीशन में ये पेंसिल, किसकी पेंसिल है ना, किसके अधिकार में है, इस तरीके से। तो ये आपके WH फैमिली वर्ड्स हैं। इनके बेस पर आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं ये। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस। आप कह रहे हैं कि आपको पैराग्राफ पढ़ना है और जो इसके अंदर इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस हैं, यानी जिनको थोड़ा सा अलग राइटिंग में लिखा है, थोड़ी सी अलग राइटिंग में लिखा होता है, इटैलिसाइज उसको बोलते हैं, आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा। तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अनिल इज इन स्कूल, आई एम इन स्कूल टू, अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो। आप देखिए लेफ्ट रो थोड़ा सा आड़ा लिखा हुआ है, तो ये किस में आ गया, पूरा इन द लेफ्ट रो। तो ये इटैलिसाइज्ड है, यानी इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये ऊपर भी हम देखा नहीं हमने, इन स्कूल भी क्या है, इटैलिसाइज्ड है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाना है। ही इज रीडिंग अ बुक, तो ये रीडिंग अ बुक भी क्या हो गया, इटैलिसाइज्ड हो गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाएगा। Anil's friend is sitting in the second row. He is sharpening his pencil. The teacher is writing on the blackboard. Children are writing in their copy books. Some children are looking out of the window. तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। इसके बेस पर हमें जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो आप देखिए किस तरीके से बनाने हैं आपको क्वेश्चंस। फर्स्ट इटैलिसाइज्ड सेंटेंस कौन सा था बेटा हमारा, था स्कूल वाला, इन स्कूल, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वेयर इज अनिल, अनिल कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिल इज इन स्कूल। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड था हमारा कि वो कौन से रो में बैठा हुआ है, ठीक है, वो बताया था उन्होंने। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछेंगे हम, विच रो इज ही सिटिंग इन, ये लिखेंगे। उसके बाद थर्ड है व्हाट इज इट डूइंग, फोर्थ है वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, फिफ्थ है व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग, सिक्स है हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, और सेवंथ है व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस, ये आपको बुक में ही करने हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, कुछ ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं डायलॉग्स की। डायलॉग्स बोलते हैं यानी जैसे 2 3 या 4 लोग बात कर रहे हैं, तो एक बात एक ने बोली, फिर दूसरी बात दूसरे ने, फिर तीसरी बात तीसरे ने, तो इस तरीके से जो ये डायलॉग्स हो जाते हैं।
डायलॉग्स के अंदर आप देखिए हमें क्या करना है, ये WH फैमिली पुट करने हैं, पर डिपेंड करता है कि वो बात किस तरह की है। ठीक है, जैसे नेहा व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, तो यानी इसलिए कि अब हमें क्या करना है, अब हमें व्हेन का नहीं पता चला, हमें पता चला इसके आंसर को जान करके। तो शीला ने कहा येस्टरडे मॉर्निंग, इट मीन्स उसने टाइम बताया है। अभी हमने पढ़ा था कि टाइम कहाँ पर आएगा, टाइम जब आएगा जब हम व्हेन की बात करेंगे, है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने व्हेन फिल कर दिया। तो यहाँ पर आ गया व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, यानी तुमने ये बुक कब खरीदी, तो आंसर हो गया येस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। ठीक है, उसके बाद ऐसी नेहा है, नेहा ने फिर दोबारा पूछा वाई इज योर सिस्टर क्राइंग। अब यहाँ पर वाई हमें नहीं पता था, हमने खुद फिल करा है, लेकिन कब फिल करा, जब हमने आंसर देख लिया। आंसर में क्या कहा है, शीला ने कहा बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसने अपनी गुड़िया, क्योंकि उसकी गुड़िया खो गई है। ठीक है, तो यानी उसने ये पूछा होगा वाई का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, वाई का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम रीजन या पर्पस के बारे में पूछते हैं। ठीक है, यानी तुम्हारी बहन क्यों हो रही है, तो क्यों आ गया, तो क्यों के लिए हमने यहाँ पर वाई पुट कर दिया। ठीक है बेटा, तो उसका आंसर क्या हो गया, क्योंकि उसकी गुड़िया खो गई। उसके बाद नेहा ने फिर दोबारा से क्वेश्चन किया हुज रूम इज दिस, योर्स और हर्स, तो शीला ने कहा इट्स आर्स, तो इसको भी हमने पहले आंसर देखा, तो उसने कहा ये हमारा है, तो ये रूम के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर आ गया पोजीशन की बात। अभी मैंने आपको बताया था ना हुज पेंसिल इज दिस, तो अभी नेहा ने पूछा है कि ये रूम किसका है, तुम्हारा या उसका, तो शीला ने कहा हमारा, यानी दोनों का। ठीक है, उसके बाद नेहा ने पूछा हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाती हो, तो ये तो हमने बाद में फिल करा है, पहले हमने ये देखा क्योंकि शीला ने क्या जवाब दिया था, यू वॉक टू स्कूल इट इज़ नियर बाय, यानी मैनर पूछ रहे हैं ये, तो उसने कहा है कि हम स्कूल चलकर जाते हैं या करीब में ही है। ठीक है, तो तब हमें पता चला कि यहाँ पर क्या आएगा, हाउ आएगा। समझ में आया बेटा, हाँ, ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको ना 5 वर्ड्स दे रखे हैं, WH फैमिली के 5 वर्ड्स दे रखे हैं, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच। हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। जाहिर है कि जब यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लैंक्स हैं तो ये वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि उसका सेंस कहाँ पर क्या निकल रहा है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने अपनी केमिस्ट्री की बुक खो दी है, अब वो जो है वो ये सोच रहा है, अब वो ये नहीं जानता कि वो क्या करे, व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, और कहाँ उसको ढूंढे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर व्हाट एंड वेयर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, देयर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि शॉप में बहुत सारे टॉयज हैं, लेकिन नीना जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर सकती है कि उसमें से कौन सा एक खरीदे, तो कौन सा के लिए क्या सेंस आ गया, विच आ गया। ठीक है बेटा, थर्ड देखिए, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर। तुम मेरे स्कूल का रास्ता नहीं जानते हो, पुलिसमैन से पूछो कि कैसे वहाँ जाना है ना, तो हाउ हमने लगा दिया कैसे के लिए। ठीक है, कैसे वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है। फोर्थ देखिए बेटा, यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। तुम्हें जल्दी ही डिसाइड करना होगा कि कब तुम्हें अपने घर बनवाना शुरू करना है, तो व्हेन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, कब, है ना, कब के लिए भी आ रहा है, फिर टाइमिंग दी है। उसके बाद फिफ्थ है आपका, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आई डोंट रिमेंबर व्हेन एंड वेयर आई लर्नड इट। यानी क्या तुम जानते हो कि बाइसिकल कैसे चलानी है, हाउ, है ना, यानी ये मैनर आ गया यहाँ पर, मैनर की बात कर रहे हैं हम। आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है, व्हेन एंड वेयर आई लर्नड इट, कब और कहाँ मैंने इसे सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 6 देखिए, यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड वेयर टू कीप योर माउथ शट, टीचर एडवाइज अनिल। तो कह रहे हैं टीचर ने अनिल को एडवाइस किया कि क्या तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, सॉरी कब बोलना है और कहाँ चुप रहना है। ठीक है, तो ये आपके ये फ्लैप्स हो गए हैं, ये भी आप कॉपी में ही करेंगे। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ऐड इम और इन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो ये वाला काम आपको अपनी नोटबुक में करना पड़ेगा, यानी कॉपी में करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर वर्ड्स प्रोवाइडेड है कुछ क्लू बॉक्स में, पेशेंट, प्रॉपर, पॉसिबल, सेंसिटिव, कॉम्पिटेंट, है ना। तो इसके अंदर आपको इम और इन लगाना है, जो भी सूटेबल है वो आपको लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो सेंटेंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, इसके अंदर से ये जो इटैलिसाइज वर्ड्स हैं ये मैं अंडरलाइन कर रखे हैं। ठीक है, इनको आपको हटा करके यहाँ से वर्ड्स चूज करके यहाँ पर यूज करना है। समझ आया? तो आप कॉपी में इसको किस तरह करेंगे, पहले आप लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद आप ये वाला क्लू बॉक्स लिखेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट सेंटेंस नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने सेंटेंस आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ वो वाला सेंटेंस लिखेंगे इसके आंसर के तौर पर। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हमें इसमें से हटाने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि नोट वगैरह अगर लगाओ तो हम हटाएंगे उसको।
उसके बाद जब दोनों लिख लेंगे, यानी ये वाला भी और जो मैंने आपको बताना है वो भी दोनों लिख लेंगे, तो फिर सेकंड वाला लिखेंगे बुक में से, और फिर सेकंड वाला जो मैं बताऊंगी वो वाला लिखेंगे। इस तरह आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस का आंसर आपको किस तरह है, द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल। देखिए पॉसिबल वर्ड था तो साथ में हमने क्या लगा दिया, इम लगा दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, अब ये नेगेटिविटी आ गई, यानी नामुमकिन। इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट, इट कैन बी कंप्लीटेड इफ यू वर्क वेरी हार्ड। तो आपने क्या करा, इम्पॉसिबल यहाँ पर लगा दिया और वेरी डिफिकल्ट को यहाँ से हटा दिया। सेकंड का आंसर है ही इज इनकॉम्पिटेंट, दैट्स व्हाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर। थर्ड का आंसर है डोंट बी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट यानी बेसब्र, है ना। डोंट बी इम्पेशेंट, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। फोर्थ देखिए, फोर्थ का आंसर दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस। इम्प्रॉपर आ गया। उसके बाद फिफ्थ है ही अपीयर्स टू बी इनसेंसिटिव, इन फैक्ट ही इज वेरी इमोशनल। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे बुक से, उसके बाद आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर, फिर सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का आंसर। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है ना, उसमें भी अंडरलाइन करिएगा जो अंडरलाइन कर रखा है, और उसमें भी अंडरलाइन करिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ पर फिक्स किए हैं वर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको आर्टिकल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स तो देखिए बेटा आप जानते हैं, आपने अभी वीडियोस भी आपको पहुंच चुकी थी वो वाली आर्टिकल वाली, और आपने अभी एग्जाम भी दिया है तो उसमें प्रैक्टिस की होगी। तो अब आपको सिर्फ यहाँ पर मैं बताने रही हूँ, कुछ भी आपको पता तो है ही, बस हम फिल करेंगे, है ना। तो देखिए देयर वॉज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। अब देखिए अ प्ले है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है ना। तो जब सेंटेंस में फर्स्ट टाइम बात होगी तो हम उसके लिए ए एन का यूज करेंगे। इसके बाद है अ फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट। अ फेमस एक्टर के बारे में पहली बार जिक्र हुआ है, तो अ फेमस आ गया, अ फेमस एक्टर। और वैसे भी ये क्या है, इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, इसकी कॉन्सोनेंट से हो रही है। इन द प्ले हिज रोल वॉज दैट ऑफ एन aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years। अब देखिए यहाँ पर इन द प्ले, अब द क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम प्ले का जिक्र पहले भी सुन चुके हैं, तो इसलिए जब दोबारा जिक्र होगा तो हमेशा हम द लगाएंगे। तो द आ गया यहाँ पर। एंड वॉज ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, यानी एरिस्टोक्रेट किससे लिखा हुआ है, और से स्टार्ट हो रहा है, आ क्या है, वॉवल साउंड है ना, तो इसलिए हमने इससे पहले एन लगा दिया। उसके बाद देखिए इन अ कैसल, कैसल किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए कैसल आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले समवन वुड कम ऑन द स्टेज विद अ लेटर व्हिच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर। अब प्रिजनर का जिक्र पहले हो चुका है, प्ले का जिक्र हो चुका है, लास्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, किसके, प्ले की बात कर रहे हैं ना। स्टेज एक पर्टिकुलर थी, तो इन सब के लिए हमने द लगाया है। ठीक है, लेटर का जिक्र पहली बार हुआ है और वैसे भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आ लगा दिया। इवन दो, उसके बाद देखिए टू द प्रिजनर, प्रिजनर भी क्योंकि क्या है हमारा पहले वो आ चुका है, प्रिजनर वही ये जो हीरो है। इवन दो द एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का जिक्र भी आ गया पहले, तो इसलिए अब हमने यहाँ पर एन ना लगा करके द लगाया है। ठीक है, वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड द लेटर, अब द पहले आ गया, सॉरी लेटर पहले आ चुका है, तो हमने द यहाँ लगा दिया लेटर के लिए। ठीक है, एट ईच परफॉर्मेंस ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट द लेटर, द दोबारा से आया है हमारे लेटर के लिए क्योंकि ये पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड है, बी रिटन आउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स को ही एनसर्कल करना है, जो भी आर्टिकल जहाँ सूटेबल है उसको आपको एनसर्कल करना है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही स्टेटमेंट है, वुड यू लाइक ए एंड द एप्पल, तो एप्पल है तो एन एप्पल है ना, और अ बनाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है वॉवल साउंड है और यहाँ पर क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने एन और अ का यूज़ किया है। उसके बाद आता है आईड लाइक अ एंड द एप्पल प्लीज। अभी एप्पल है तो एप्पल क्या है, वॉवल साउंड है, तो इसलिए आ जाएगा एन एप्पल। ठीक है, टेक ए एंड द रेड वन इन ए एंड द फ्रूट बॉल। तो अब कह रहे हैं कि टेक द रेड वन, टेक द रेड वन यानी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो लाल वाला ले लो। ठीक है, कहाँ से, फ्रूट बॉल में से। उसके बाद आता है यू मे टेक अ एंड द ऑरेंज ऑल्सो, यानी अ एंड द में से एन ऑरेंज ऑल्सो इफ यू लाइक। ठीक है, उसके बाद बी की स्टेटमेंट है विच वन, फिर ए की स्टेटमेंट है ए एंड द वन बिसाइड द बनाना, क्योंकि द का बनाना का जिक्र पहले भी आ चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बनाने के लिए द लगा दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग में, इसका फर्स्ट पार्ट कट कर दीजिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका।
देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ना 3 बुलेट्स हैं ये, इन 3 बुलेट्स के अंदर 3 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, लेकिन ये जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है, और अरेंज करके यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर डाल देते हैं चाहे तो आसानी के लिए 1, और ये हो गया आपका सेकंड ब्लैंक, और ये हो गया थर्ड ब्लैंक, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर किस तरह लिखेंगे, रविकांत इज अ राइटर एंड ही राइट्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ऑफ कोर्स ही इज मच हैप्पियर राइटिंग इन इंग्लिश देन इन हिंदी, he has written many books in English and only a few short stories in Hindi। उसके बाद लिखेंगे I find his book a little hard to understand, my Hindi is much better than my English। ठीक है, तो जो फिल हुआ है वो तो ऑलरेडी फिल्ड है, और लेकिन जो फिल नहीं हुआ है वो आपको खुद फिल करना है बुक में ही, तो ये वाला काम आप बुक में ही करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन आप कट कर दीजिए, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।